रुको, पहले ये सुनो। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आज के इस शार्प और टू द पॉइंट एक्सप्लेनर में। आज हम ऐसी 3 हाई स्टेक्स खबरों का एनालिसिस करने वाले हैं जो सीधे हमारे देश की सिक्योरिटी, क्रिकेट गवर्नेंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हैं। जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। दूसरा, एक बहुत बड़ा अपडेट कि क्या बीसीसीआई आरटीआई के अंडर आता है। और तीसरा, इंडिया की नई ब्लॉकिंग स्टैट्यूट स्ट्रैटेजी जो सीधे अमेरिका के सैंक्शंस को टक्कर दे रही है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, नेशनल एंटी टेररिज्म डे और 21 मई का इतिहास। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। 21 मई, ये सिर्फ कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि भारत में इस स्पेसिफिक दिन को नेशनल एंटी टेररिज्म डे यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर सवाल ये है कि इसी दिन को क्यों चुना गया? इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। 1984 में राजीव गांधी सिर्फ 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 1989 तक उन्होंने देश चलाया, लेकिन फिर आया 21 मई 1991 का वो काला दिन। तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान एलटीटीई की एक सुसाइड बॉम्बर धनु ने उनकी हत्या कर दी। ये एक ऐसा ट्रैजिक मोमेंट था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, यही है असली मामला, समझे? इसी वजह से इस दिन को आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए चुना गया। अब इस साल यानी 2026 की थीम देखिए, ऑपोज टेररिज्म, प्रमोट पीस, हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी। आसान भाषा में कहें तो आतंकवाद का विरोध और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। इसी दिन हर साल स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में लोग आतंकवाद के खिलाफ शपथ लेते हैं। वैसे 21 मई को यूनेस्को का कल्चरल डाइवर्सिटी डे और इंटरनेशनल टी डे भी होता है। और हाँ, अगर आतंकवाद से लड़ने की बात करें तो हमारे पास यूएपीए जैसा सख्त प्राइमरी कानून है और एनआईए जैसी टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद स्पेशली बनाया गया था। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब आते हैं नंबर 2 पर, बीसीसीआई एंड द आरटीआई एक्ट, अ मेजर गवर्नेंस अपडेट। एक सवाल जिसने बहुत बड़ा लीगल बवाल खड़ा कर दिया है, क्या बीसीसीआई एक पब्लिक अथॉरिटी है? ये मिस्ट्री शुरू हुई दिल्ली के एक सिटीजन की आरटीआई से। उसने सीधे बीसीसीआई से प्लेयर्स के सिलेक्शन प्रोसेस और गवर्नमेंट के कंट्रोल पर जानकारी मांग ली। अब बताओ आगे क्या होगा? क्या बीसीसीआई को जवाब देना चाहिए? ये तो चौंकाने वाला ही यार। जरा इस लीगल फ्लिप को समझिए। 2018 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी ने डिक्लेयर किया था कि बीसीसीआई एक पब्लिक अथॉरिटी है, लेकिन फिर मद्रास हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया और अब 18 मई 2026 को सीआईसी ने अपना ही पुराना स्टैंड पलट दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 2H के तहत बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सोचो जरा। अब आप सोचेंगे कि बीसीसीआई ने ऐसा क्या तर्क दिया जो वो केस जीत गए। उनका डिफेंस एकदम सॉलिड था। पहला, बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक प्राइवेट सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है। दूसरा, उन्हें सरकार से कोई डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं मिलती। और तीसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आर्टिकल 12 के तहत बीसीसीआई स्टेट नहीं है, क्योंकि इस पर सरकार का कोई कंट्रोल या शेयर होल्डिंग है ही नहीं। और यही असली बात है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट ने रेकमेंड किया था कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए, पर यह सिफारिश आज तक लागू ही नहीं हुई। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। इंडियाज ब्लॉकिंग स्टैट्यूट स्ट्रैटेजी, डिफाइंग यूएस सैंक्शंस। इन आंकड़ों पर गौर करें। 2021 से पहले भारत का रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट 1% से भी कम था, और अब 2025-26 में ये आंकड़ा जंप करके सीधे 32% हो गया है। सोचो दोस्तों, इतने करोड़ रुपए कमा लेना, लेकिन यही बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और यहीं से शुरू होता है नायरा एनर्जी क्राइसिस। नायरा एनर्जी, जिसे पहले एसआर ऑयल कहते थे, एक इंडो रशियन एनर्जी कंपनी है जिसकी गुजरात में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। इसमें रशियन कंपनी रूसनेफ्ट भी पार्टनर है। अब अमेरिका ने क्या किया? सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए। मतलब जो भी कंपनी रूस के साथ बिजनेस करेगी, अमेरिका उसे भी टारगेट करेगा। इसी चक्कर में नायरा एनर्जी की आईटी सर्विसेज तक शट डाउन कर दी गई।
तो अब भारत सरकार इसका क्या तोड़ निकाल रही है? इसे कहते हैं ब्लॉकिंग स्टैट्यूट। ये एक ऐसा डोमेस्टिक लॉ है जो विदेशी बैन को हमारी देश की कंपनियों पर लागू होने से रोकता है। अगर किसी भारतीय कंपनी को विदेशी सैंक्शन से नुकसान होता है तो वो इंडियन कोर्ट्स में उसकी भरपाई मांग सकती है। आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन 1996 से ऐसा कानून यूज कर रहा है। अब सारे डॉट्स कनेक्ट कीजिए। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को सिक्योर करने का मामला है। भारत अब रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स और एसएफएमएस, जो कि इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम का हमारा देसी ऑल्टरनेटिव है, इन सब को मिलाकर एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना रहा है कि कोई बाहरी देश हमें डिक्टेट न कर सके। क्या सरकार ये कर पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का ये नया ब्लॉकिंग स्टैट्यूट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।